कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगोऽस्त्वं कर्मणि। Ladies and gentlemen, get ready for the show. गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मूवी टॉक्स के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। सुहाने सावन का अंत आ चुका है नज़दीक, भर भर के पड़ी है बारिश और मूवी थिएटर्स पड़े हैं सुनसान, क्योंकि स्त्री 2 थिएटर से हटने का नाम नहीं ले रही है। 600 करोड़ ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पार हो चुके हैं और साउथ इंडियन मूवीज़ को पीवीआर और सिनेपोलिस हिंदी चेन्स में नहीं लगा रहे। काफ़ी सारी मूवीज़ थिएटर में लगी हुई है, जैसे लैला मजनू, बीटल जूस, अफ्रेड, एलियंस, हेरल्ड, स्त्री 2, वेदा, बट मोस्टली चल रही है स्त्री। अब देखा जाएगा कि 13 तारीख को तुम्बाड़ गेम चेंज कर पाएगी या नहीं, क्योंकि आई गेस 13 तारीख को आ रही है तुम्बाड़, युद्रा आ रही है 19 को। 6 सितंबर को इमरजेंसी रिलीज़ होने वाली थी हिंदी बेल्ट में, बट कंगना दीदी की हरकतें और बेवकूफ़ों की वजह से उस मूवी पे लग गई है रोक, क्योंकि उसमें दिखाई गई बहुत सारी चीज़ें फेक बताई जा रही है। वो तो सरकार और जनता ही जज करेगी क्या क्या उसमें सही है या गलत। हम तो मूवी को केवल मूवी के नज़रिए से ही जज करेंगे। इस एपिसोड में हम करेंगे 4-5 मूवी की स्पॉइलर डिस्कशन, जिसमें पहले नंबर पे आएगी वेदा, दूसरे में आएगी हेरल्ड, तीसरे में आएगी एलियंस रोमुलस, चौथे नंबर पे आएगी गोट। वैसे तो गोट मूवी की डिस्कशन करना बनता नहीं है, क्योंकि मुझे पता चला मूवी देखने के बाद कि 400 करोड़ का चूना, भाई 400 करोड़ की मूवी। और थंगलन मूवी की भी डिस्कशन इसी वीडियो में होगी। थोड़ी बहुत बनाना टॉक्स होगी और इसी के साथ हमारा वॉकिंग एंड रहेगा। सो देखो यार, वेदा मूवी में अच्छी चीज़ पता है एक्चुअली क्या है कि पहले बात तो सबसे पहले लंबा डिस्क्लेमर आता है। जैसे ही लंबा डिस्क्लेमर आता ना, मुझे लगता है कि ये मूवी सरकार से पंगे लेने वाली है। लास्ट ऐसा लंबा मैंने लाल सिंह चड्ढा में देखा था और उसमें पंगे लिए भी थे। अब उसमें क्या है, लंबा डिस्क्लेमर आता है, उसके बाद कास्ट सिस्टम का थोड़ा बहुत एस्पेक्ट दिखाया जाता है। कास्ट सिस्टम का एस्पेक्ट दिखाने के बाद घिलेरी है। कास्ट सिस्टम का थोड़ा बहुत एस्पेक्ट दिखाने के बाद आती है जॉन भाई साहब की एंट्री। जॉन भाई साहब की एंट्री इतनी तरीके से दिखाई गई है कि हाँ भाई, ये बहुत ही प्रोफेशनल वो है, प्रोफेशनल गोरखा सिपाही है और मतलब इसके साथ पंगे नहीं लिए जा सकते। और जॉन अब्राहम का ना, पता है मेरे को अच्छी बात क्या लगी है, क्योंकि जॉन अब्राहम का सबको पता है कि उसकी एक्टिंग प्रॉब्लम है। तो क्या करता है डायरेक्टर, उसको एथिस्ट बना दिया उस मूवी में कि हाँ भाई, एक डायलॉग के साथ उसको एक कैरेक्टर जस्टिफिकेशन दे दिया कि हाँ भाई, जो ट्रू एथिस्ट है वो ज़्यादा बोल नहीं पाता, एक्शंस उसके ज़्यादा होते हैं। तो उससे क्या है, उसकी एक लेयर ऐड हो गई है। हाँ ठीक है, ये ज़्यादा बोलता नहीं है, शांत रहता है, बस मार करता है। हाँ थोड़ा चीज़ी है, बट स्टिल एक लेयर तो दे दी कि हाँ भाई, जॉन अब्राहम की एक्टिंग को छुपाने का काम हो गया। वापस आते हैं मूवी की शुरुआत में। भाई जब वो आतंकवादी को मारता है ना, एक अच्छा सा डायलॉग मैंने लिख कर रखा है कि भाई तुझे हलाल पसंद है या झटका पसंद है। भाई साहब क्या डायलॉग है, क्या डायलॉग है, मतलब सीटियाँ मारनी चाहिए थी इस मूवी में, लेकिन यार कोई ज़्यादा इतना देखने नहीं आया था इस मूवी को। तो इसमें यार मुझे ना थोड़े बहुत पॉइंट्स ऐसे लगते हैं कि भाई, जैसे एडिटिंग थोड़ी स्लो थी, फालतू के गाने डाल रखे थे। भाई एक बात बताओ, तुमने इस सीरियस मूवी बनाई है तो गाने क्यों डाल? ठीक है, कैरेक्टर समझ आते हैं कि हाँ भाई, वो लोग यूज टू है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में। बेसिकली इसमें जातिवाद का टॉपिक बहुत अच्छा उठाया गया है। देखो यार, कॉमर्शियल मूवी में ना जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना, वो हल्का लेयर करके ही उठाते हैं, वरना अगर ढंग से उठाएंगे तो बन जाएगी आर्ट फिल्म। आर्ट फिल्म को इंडिया में ढंग से कोई देखते नहीं है, इसलिए थोड़ा मसाले का तड़का डाला जाता है। बट आज के डेट में ना यार, ऐसी मूवी जब तुमने शुरुआत में टोन सीरियस तय कर दी और इतने अच्छे वाइड शॉट्स डाल रखे हैं कि भाई, खौफनाक वाइड शॉट्स है भाई, जैसे शर्वरी को जब मार पड़ती है तो डर लगता है बहन का टका, इनके लोगों को मारे जाके, सालो ये क्या कर रहे हो तुम लोग। थोड़ा ना मुझे एक्शन वाइज भी ना, मतलब एक्शन वाइज स्लोमोस अच्छे हैं, स्लोमो शॉट्स अच्छे हैं, थोड़ा रॉकी हैंडसम जैसा मार धार चक्कू छुरी लगाया है इसमें, मजेदार, मतलब बटर लगा के चक्कू छुरी वाला एक्शन है, खून खराबा बढ़िया है। बट यार मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना इनको जॉन अब्राहम का एक्शन थोड़ा और बेटर बनाना चाहिए था, क्योंकि यार वो कमांडो है, मतलब तुम समझ रहे हो, वो कमांडो लेवल का बंदा है और उसने तो वाट लगा देनी चाहिए थी इधर। लेकिन चलो कोई ना, शर्वरी इज़ द मेन कैरेक्टर कि जहाँ पे उसके स्टोरी आर्क को दिखाया गया है
और एक्चुअली में जॉन अब्राहम इस मूवी में सारथी है। मेन मूवी शर्वरी और उसकी कम्युनिटी की है कि भाई अभी भी ना ऐसा दिखाया जाता है कि भाई हाँ भाई छोटी जाति के साथ अभी भी व्यवहार खराब हो रहे हैं। भले उनको बहुत सारे राइट्स दे दिए गए, लेकिन जो दिमाग के अंदर का जो वायरस है ना, वो अभी भी उनको छोटी जाति का ही मानता है और उनको आगे बढ़ने से रोकता है। तो यही बड़े बड़े समाज की ये चीज़ें दिखाए हैं। बाकी यार शॉर्ट्स बहुत प्यारे प्यारे बनाए हैं यार, निखिल अडवाणी ने बहुत अच्छा काम करा है यार, चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी करी गई है वैसे बेटा में। भाई साहब जब जो अपने मेन विलेन है ना, मतलब मेन विलेन के भाई को जिस तरीके से मारते हैं ना भाई, मज़ा आ जाता है, बम से उड़ाते हैं और जिस तरीके से उड़ाया है, तालियां बजती है भाई, ऐसी खतरनाक तालियां बजती है मतलब पूछो मत। हाँ जी, तो कर ले फिर हेरल्ड की बात। जो एक दो शो लगे हुए ना वो भी कोई नहीं देखने जा रहा है। सो स्पॉइलर क्या है हेरल्ड के? स्पॉइलर एक ही है हेरल्ड का कि जो जैकरी लेवाई को जो आवाज़ आती है, जो एक्चुअली जो मेन कैरेक्टर है जो क्रेयॉन से कुछ भी ड्रॉ करता है, उसके वो दो दोस्त है, पॉर्क्यूपाइन और एक मूस। ठीक है, मूस को क्या बोलते हैं हिंदी में यार, छोड़। पॉर्क्यूपाइन और मूस दो दोस्त है जो अपने जब वर्ल्ड में आते हैं वो इंसान का रूप ले लेते हैं। ठीक है, और इस वर्ल्ड में इसलिए आते हैं कि वो अपने वर्ल्ड में हो चुके हैं बोर, और अचानक से उनको जो है नरेटर की आवाज़ आना बंद हो जाती है। अब वो नरेटर कौन है? वो एक्चुअली में जिसने हेरल्ड सबसे पहली हेरल्ड की छोटी किताब लिखी थी वो नरेटर है। क्रॉकेट जॉनसन नाम है उसका, या क्रॉकेट जॉनसन सही है। तो क्रॉकेट जॉनसन नाम है, और क्या कहते हैं वो उसको ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंचते हैं। तो पता चलता है कि क्रॉकेट जॉनसन टपक चुका है। अब उससे क्या उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, क्या होता है। और साथ में ना एक बंदा और होता है कि भाई लाइब्रेरियन होता है बेसिकली, जो एक ना बुक लिखता है, लेकिन उसकी बुक ना कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है, छोटी सी लेयर है। तो उसको मेन विलेन टाइप बना दिया है कि हाँ भाई मैं बुक लिख रहा हूँ लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता। वो पूरी दुनिया को विलेन समझता है और वो सोचता है कि उसकी कहानी है। तो उसको पता चलता है कि ये तो हेरल्ड है भाई, हमारी दुनिया में हेरल्ड आ चुका है। वो भाई साहब इसका क्रेयॉन लेना पड़ेगा ताकि मैं अपनी दुनिया सच कर सकूँ। तो वो इनके पीछे लग जा रहे हैं, भाई लाओ क्रेयॉन दो क्रेयॉन दो। तो एंड में इन दोनों का बैटल होता है और हेरल्ड को क्या रियलाइजेशन होता है, ये सब हेरल्ड की कहानी है स्पॉयलर्स में। बाकी तो हाँ बस मज़े ही मज़े है। मेरे को तो मूवी बड़ी अच्छी लगी, इसका बैकग्राउंड स्कोर बहुत प्यारा है। बाकी हेरल्ड का यार वर्ल्ड ना बड़ा क्यूट है यार, मतलब ऐसा वर्ल्ड लास्ट मैंने कहाँ पे एक्सपीरियंस करा था यार। इस तरीके का वर्ल्ड क्रेयॉन्स टाइप, इस तरीके का वर्ल्ड है यार, अंदर का बचपना जगा देता है। मतलब क्रेयॉन्स टाइप कुछ भी बना सकते हो, इमेजिनेशन का ऐसा वर्ल्ड यार मैंने देखा नहीं लास्ट। शायद जग्गा जासूस में था ऐसा वर्ल्ड, या टिंटिन में। हाँ टिंटिन में था, और लेगो मूवी में इस तरीके का वर्ल्ड दिखता है। मेरे को ना इतना मज़ा इनसाइड आउट 2 में भी नहीं आया जितना मेरे को हेरल्ड दिख कर आया। मतलब इतनी क्यूट फिल्म, इतनी मज़ेदार फिल्म, मज़ा आ जाता। तो फिर ले चलते हैं हम अगले स्पॉइलर डिस्कशन में, जिसका नाम है एलियन। सो एलियंस रोमुलस कहाँ पे आती है ये मूवी? बेसिकली एलियन और एलियंस 2 के बीच में आती है, जैसा बताया था। अब एलियंस है क्या? एलियन है एक जेनोमॉर्फ करके एक स्पीशी है जो ब्लड की जगह एसिड निकलती है। ठीक है, ब्लड की जगह उनका एसिड है, और क्या कहते हैं वो इंसान खाती है, उनको कोकून में रैप कर देती है और इंसान के अंदर से ही पैदा होती है। तो एक छोटा सा पैरासाइट टाइप होता है, वो ऐसे मुंह पे चिपक जाता है और उसके अंदर से एलियन निकलता है, और बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है एलियन। मतलब भाई साहब इतनी जल्दी बड़ा हो जाता है ना कि इंसान खा जाए ऐसा बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब रोमुलस में इन लोगों ने क्या करा कि एलियन 1 और एलियन 2 के बीच में इन्होंने कहानी बनाई कि भाई वो शिप जो थी जहाँ पे फर्स्ट एलियन एनकाउंटर हुआ था, यहाँ पे ये बच्चे ना नर्क खाने से निकल रहे हैं। जब नर्क खाने से निकल रहे हैं, इन्होंने बहुत सारा वेलेंट यूटानी कॉर्पोरेशन का सेट दिखाया, सेपिया इफेक्ट दिखाया। तो ये जो बच्चे निकल रहे हैं ना, इसमें जो अपनी मेन कैरेक्टर है, इसका एक भाई है जो एक एंड्रॉयड है, बड़ा सुधरा सा एंड्रॉयड है। लेकिन ऊपर जब ये शिप पे जाता है इन बच्चों के साथ, ये क्यों जा रहा होता है इनके साथ कि भाई इसकी प्रोटेक्ट करनी है, इसके साथ रहना है, और ये निकलना चाहते हैं क्योंकि ये लड़की निकल नहीं पाती है। ये मजदूरी बने रहते हैं, और ये कंपनी इतनी ये जो इनकी कंपनी है ये इतनी बकवास कंपनी है। ये क्या करती है, इनका ना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करती रहती है कि भाई तुम्हें निकलने नहीं देंगे, बहुत मजदूरों की कमी हो रही है, तो तुम इधर ही सड़ोगे, इधर ही मरोगे। तो भुखमरी चल रही है, लोग अपने संभोग के किस तरीके से तरीके ढूंढते हैं, ये भी है क्योंकि भविष्य है, भविष्य में साधन रहेंगे नहीं, और बाहर की स्पीशीज में ही इनको लाइफ फॉर्म ढूंढनी है। तो अब क्या है, और इस एलियन को ना ये हमेशा
इस एलियन को ना ये हमेशा बायोलॉजिकल वेपन की तरह देखते हैं कि भाई, और इनको पता नहीं है कि ये कितनी मादरजात चीज है, लेकिन फिर भी बायोलॉजिकल वेपन की तरह देखना आता है इनको। अब ये लोग इस शिप में जाते क्यों है? ये शिप में इसलिए जाते हैं क्योंकि इनको एक फ्यूल चाहिए होता है, इनको एक ऐसा ईंधन चाहिए होता है ताकि ये स्पेस में ट्रैवल जब करते हैं तो एक क्रायोजन स्लीप होती है। स्पेस में लंबा ट्रैवल होता है, तो लंबे ट्रैवल में इनकी बॉडी डिके ना हो, जल्दी एजिंग ना हो, तो एक क्रायोजेनिक स्लीप होती है जहाँ पे ये आराम से सो जाते हैं और टाइम जल्दी पास हो जाता है। उसका फ्यूल उसी शिप में पड़ा हुआ था, लेकिन उनको पता नहीं था कि उस शिप में बहुत सारी चीजें फंसी हुई है। मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती, ये लोग ऊपर गए, वहां पे इतने सारे एलियंस आ कैसे गए? जब इन लोगों ने सब लोगों को मार धार दिया था, पैरासाइट्स वगैरह खत्म कर लिए थे, अचानक से इतने सारे एलियंस आ कैसे गए? ये राज तो भाई अब पता नहीं क्या आया है। या तो ऐसा होगा कि वेलैंड वालों ने बहुत सारे पैरासाइट्स और टेस्टिंग करी होगी उस शिप में चोरी छुपे, इस वजह से इतने सारे पैरासाइट्स हो गए। मुझे लगता है कि ये राज एलियंस के आगे वाले पार्ट्स में पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब एलियंस 3 के आगे वाले पार्ट से, ये तो बाद में आई है ना। बस फिर क्या, बच्चे अपने सर्वाइवल के लिए लड़ेंगे, और ये जैसा एलियन 1 में था, एक ही लड़की निकल जाती थी, इधर भी एक ही लड़की निकल जाती है, बट एंड्रॉयड भी अपने भाई को भी बचा ले जाती है जैसे तैसे, और ये अपने देश पहुंच जाती है। अब आगे क्या होगा, एलियंस दिखेंगे या नहीं दिखेंगे आगे वाली फ्रेंचाइज, क्योंकि अब अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया है इसको। ये ना अब इसके बाद एलियंस देखने आप लोगों को मैं देख चुका हूँ, एलियंस और एलियन 3 भी देख चुका हूँ। भाई एलियंस का सीक्वल है, जेम्स कैमरन, मुझे लगता है जेम्स कैमरन की बेस्ट मूवी एलियंस है। अवतार भी नहीं है, एलियंस है, क्या सीक्वल बनाया। और 3 है डेविड फिंचर की, एलियंस 3 हग दिया उस सीक्वल में, हग, मतलब अच्छा खासा तुमने एक स्टोरी को एंड दे दिया, तुम उसको क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो बस इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्पॉइलर टॉक में, जिसका नाम है द गोट। क्या स्पॉइलर दूं मैं इस मूवी का? भाई साहब, पहले तो मूवी को मैं फेयरली जज कर रहा था, ठीक है, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि इस मूवी का बजट 300 से 400 करोड़ के बीच में है, मेरे तो मतलब भारी आ गए कसम से। भाई 300-400 करोड़ में थंगलन 120 करोड़ की वो थंगलन, और गोट 300-400 करोड़ में ऐसी मूवी बना दी है। भाई स्टोरी तो अच्छी रख देते यार, चलो समझ आता है कि तुमने अपने स्टार को पैसे दे दिए, लेकिन भाई स्टोरी तो अच्छी रख लेते, एक्शन भी चौपी, स्टार भी चू, ठीक है। अरे यार क्या ही बोलूं थलपति फैंस के बारे में। यार विजय थलपति इज ओके एक्टर, ठीक है, लेकिन जब और खराब स्क्रिप्ट मिल जाएगी ना तो यही होगा उसके साथ। देखो इंडिया में क्या है ना, इंडिया में पूरा हीरो वर्शिपिंग का सिस्टम है कि भाई फीमेल लीड्स मूवी हम चलवाएंगे नहीं, और जितनी मेल लीड मूवी है उनको ही बढ़िया करवाएगी, ठीक है। ये हीरो वर्शिपिंग का सिस्टम है, साउथ में ज़्यादा है, नॉर्थ में भी बहुत है, ठीक है। तो इसी चक्कर में फीमेल लीड मूवी इतनी चलती नहीं। और फीमेल्स, भाई फीमेल्स के साथ तो इस मूवी में जो अत्याचार करा हुआ है ना भाई साहब, मतलब लड़कियों को तो कुछ नहीं रखा है भाई, इस पे बस लड़कियां बच्चे पैदा करने के लिए, डांस के लिए। और भाई त्रिशा जैसी इतनी अच्छी एक्ट्रेस इस मूवी में आइटम सॉन्ग क्यों कर रही है, मेरे को समझ नहीं आता यार, क्या मतलब चल क्या रहा है। 400 करोड़ में इतना काकोस और टट्टी जैसा एक्शन, मतलब भाई 60 करोड़ में इससे बेटर एक्शन है, स्त्री में इससे बेटर एक्शन है। वो 120 करोड़ की मूवी है और ये 400 करोड़ की मूवी है, मतलब थू है इस मूवी को, थू लिटरली थू है। देखो यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये लोग प्रमोट कर रहे हैं कि जो दोनों विजय थलपति है ना, दोनों अच्छे कैरेक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक कैरेक्टर है बुरा, एक है अच्छा, ठीक है, लेकिन बुरे को भी साला ग्लोरीफाई कर रहे हैं, फैन मूवमेंट्स बना रहे हैं उसका। भाई क्यों? पर मतलब अगर तुम्हारा हीरो अगर टेररिस्ट है तो उसको भी ग्लोरीफाई करोगे? जो देश के लिए गद्दारी कर रहा है, पर्सनल बदले के लिए पूरे चेन्नई को उड़ा रहा है, टेररिस्ट का जो, ठीक है, उसको ब्रेन वॉश करा गया, आई अंडरस्टैंड, बट तुम उसको ग्लोरीफाई मत करो ना। लीचर दिखाओ, नीच दिखाओ, कुत्ता दिखाओ, और उसको वैसे ही स्क्रीन में शोकेस भी करो कि उसकी बाट लगा रहे हो। और यही बात इनको कोर फैंस को दिक्कत करेगी। मतलब मेरा तो इस मूवी से हो गया सिरदर्द। इस मूवी को मैं देखूंगा कि इसका ट्रेलर भी नहीं छूंगा। और बात है हिंदी गानों की, हिंदी गाने तो टट्टी है ही, प्लस तमिल गाने ठीक ठाक साउंड करते हैं। मैंने कल पूरा साउंड ट्रैक सुना है और ठीक ठाक ही साउंड करते हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो इन द एंड इस मूवी को आप लोग जितना हो सके अवॉइड ही करो। भाड़ में गए स्पॉयलर्स। हाँ जी, तो फाइनल स्पॉइलर डिस्कशन में मैं इधर क्यों बैठा हुआ हूँ, क्योंकि इसका राज मूवी में छुपा हुआ है। पहली बात तो यार मैं ऑडियंस का यार कसम से
बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि यार मैंने ये मूवी अकेले देखी है थिएटर में। पहले तो यार सबसे पहले ये जो हाथी है इसी के आसपास सारी कहानी रिवॉल्व करती है, ठीक है। एक पहाड़ है हाथी पहाड़ जहाँ पे सोना है, और हाथी पहाड़ ही कोलर गोल्ड फील्ड्स है, KGF है। यहाँ पे ना ये किसान और आदिवासियों का ग्रुप है जो सोना ढूंढने के लिए ना बड़े एक्सपर्ट्स है, ठीक है। बट सोने की प्रोटेक्शन के लिए भी कोई है, वो है मायावी नारी आरती, ठीक है। आरती क्या है, आरती के पास कुछ जादुई शक्तियां है, बिच्छू की ताकत है, सांप को बुलाने की ताकत है, और उसके पास सोनिक बूम है। सोनिक बूम क्या होता है कि बहुत तेज चिल्लाती है, एक अलग सी लेयर क्रिएट होती है साउंड की, और हम ऐसे पीछे गिरते हैं। और ये जो चिया विक्रम है ये और इसके गांव वाले ना काफी पुरखों से इस सोने को ढूंढ कर राजाओं और जमींदारों को देते हैं, बट बदले में सोने की जगह जमीन मांग लेते हैं ताकि अपना ठीक रहे। और भाई क्या एक्शन है यार, मतलब एक्शन थोड़ा ना गोरी है। और सबसे बड़ी चीज, फैमिली के साथ तो इस मूवी को मत देखो, क्योंकि अगर इतनी बॉन्डिंग है फैमिली के साथ, ऐसी तरीके की मूवी थिएटर में आप लोग फैमिली के साथ देख सकते हैं तो ही देखो, क्योंकि चीख फाड़ खून खराबा, और ना यार कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो उसको सुन के तो यार मैं भी अनकंफर्टेबल हो गया कि मतलब एक लेडी अपने प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगाती है और कहती है कि भाई कुछ अलग ही लेवल का डायलॉग है भाई, मतलब मेरे से सुना नहीं जाएगा। और क्योंकि ना ये वर्ल्ड थोड़ा वैसे अनपढ़ों वाला वर्ल्ड दिखाया है कि भाई मार काटने को तैयार है, अपना भूख पेट पालने वाले लोग हैं, इतना कोई पढ़ाई लिखाई का सीन नया नहीं है, इंडिपेंडेंस एरा से पहले का है। और आदिवासियों का थोड़ा सा इनको बैकड्रॉप दिए रखा है, तो इनकी लैंग्वेज ऐसी रखी हुई है। अब पता नहीं तमिल में एक्चुअली में ओरिजिनल क्या थॉट्स है या हिंदी में ही ऐसी गंदी डबिंग कर रखी है, मतलब समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि इसमें पार्वती भी है, और पार्वती क्या है, अच्छी एक्ट्रेस है, मतलब इतना कैरेक्टर में ढल गई कि मुझे लग रहा था शायद मैंने इस एक्ट्रेस को देख रखा है, लेकिन मुझे नहीं पता था ये पार्वती है। कमाल का वर्क, सपोर्टिंग कास्ट ने इतना अच्छा काम करा है ना, मतलब एक एक सपोर्टिंग कास्ट ना खिल के नजर आती है। पार्वती हो गई, मालविका मोहनन हो गई, वो दद्दू हो गया जो रोता रहता है, ऐसे ही है। तो अब वापस आते कहानी में, जो हाथी पहाड़ है ना, हाथी पहाड़ के आसपास सोना है, ये लोग रक्षा करके दे देते हैं। अब सोना तो है, लेकिन सोना एक्चुअली में मिट्टी है। वो मिट्टी एक्चुअल सोना तब बनता है जब ये आरती मरती है। जब मरती है इसका खून पूरी जमीन में फैलता है। तो एक्चुअली में जो इसमें बताया गया है कि जो खून है ना, खून जो इसकी रक्षा करते हैं वही असली सोना है। खून पसीना बेसिकली सोना, इससे कनेक्ट कर रखा है। लेकिन भाई मूवी इतनी प्यारी है, क्लाइमेक्स में अभी भी नहीं बता रहा आप लोगों को कि मैं चाहता हूँ कि ये मूवी देखो। 20 दिन हो गए ओरिजिनल लैंग्वेज में रिलीज हुए, बट मैं स्टिल चाहता हूँ ये मूवी आप लोग थिएटर में देखो, इससे पहले ये हट जाए। बाकी यार इतने प्यारे प्यारे क्लोजअप शॉट्स, ओए होए, चेहरे देख देख के मजे आ गए। और भाई लुक्स तो भाई क्या ही कहने, लेकिन एक पागलपंती करी है भाई, किसी को ऐसे वाले हेयर स्टाइल दे रखे। अबे यार आदिवासी लोग हैं, इनको थोड़ा वो मॉडर्न लुक के हेयर स्टाइल क्यों दे रहे हो, मतलब क्या ही है। इतने कुछ सपोर्टिंग कास्ट को ऐसे बकवास हेयर स्टाइल दे रखे हैं, मतलब जिसकी कोई हद नहीं। बढ़िया कॉस्ट्यूम डिजाइन, हेयर स्टाइल, लोकेशन जिस तरीके का। अच्छा अब देखो, ये 120 करोड़ की मूवी है, उस बवासीर से कम की है, ठीक है, बट स्टिल इसमें कितना इन्होंने ब्रिलियंटली पैसों का इस्तेमाल करा है, लोकेशन चूज करी है। और भाई एक एक चीज़ दिखती है कि हाँ एक एक चीज़ का खर्चा ना हुआ है ढंग से, प्रोडक्शन डिज़ाइन में, लोकेशन में, सेट में, क्वालिटी में। मज़ा आ गया। यही है स्पॉइलर डिस्कशन। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसी मूवी एंड होती है ना, तो उन्होंने दिखाया है कि ये जो प्रथा है सोना खोदने की या सोना हासिल करने की, जो लालची लोग हैं दुनिया के, ये चालू करके रखे हुए। तो उसके बाद ना इन्होंने सारे वर्कर्स और मिल्स की फ़ोटो दिखाई है कि हाँ भाई देखो वर्कर्स बेचारे परेशान होते रहते हैं, और मिल्स की जो फोटो दिखाई है कि देखो जो शासन होता है वो लालच और अहंकार का प्रतीक है, वो सारा सोना खोद के देश को बर्बाद कर देगा। पहले ब्रिटिशर्स थे, अब सरकार वगैरह सोना खोद रही है। हालांकि सोना हमारी कंट्री के लिए बेटर है, बट स्टिल बता रहा हूँ कि लैंड रिसोर्सेज को इस तरीके से शासन अपने स्वार्थ के लिए ढूंढता रहेगा जब तक मानवता का अंत ना हो जाए। सो अभी जिस लोकेशन हम आए हुए हैं, जिसका नाम है लेजर वैली, काफ़ी बड़ा पार्क है, अंदर कैफ़े भी है, थोड़ी बहुत मार्केट भी है, और मार्केट से हमने आज सामान भी ले लिया, बताओ। और 3-4 दिनों से भागा दौड़ी हो रखी है। लास्ट वीक मैंने रहना है तेरे दिल में भी थिएटर में देखी थी, जो कि मुझे ठीक ठाक ही मूवी लगी, तो मैंने कहा चलो यार इसको रिव्यू नहीं करते, स्किप करो, बकवास सा, मतलब गाने ही अच्छे हैं, बाकी मूवी तो सन की है, काफ़ी स्टॉकर टाइप मूवी है।
मतलब पुराने हिसाब से, पेट्रियार के हिसाब से ठीक है मूवी, मतलब मेरे को तो ठीक ठाक ही लगी, तो मैंने कहा छोड़ो इसको नहीं बताते, इसको बनाना टॉक्स में कवर कर लेंगे। और अक्टूबर में मेरा मुंबई ट्रिप प्लान्ड है, खाली मुंबई नहीं, मुंबई, माथेरन, पुणे, लोनावला, नासिक, ये सारा ट्रिप प्लान्ड है जो कि 7-8 दिन का होगा। और उधर मेनली मैं जा रहा हूँ मुंबई जोकर देखने। जोकर के साथ साथ हम कंगुआ भी देखेंगे। 12-13 किलोमीटर की ढंग से वॉक होगी प्रॉपर मुंबई का, रिकॉर्डिंग करते हुए। शायद थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करूँ क्योंकि भीड़ शोर शराबा इतना है, दिमाग खराब हो जाएगा, बट स्टिल मैं अच्छी तरीके से रिकॉर्डिंग कर लेंगे। और क्या है, और कंगुआ या तो मैं आईमैक्स थिएटर में देखूंगा या गेटी गैलेक्सी में देखूंगा, बिल्कुल फुल लोकल पब्लिक के साथ, मजा आ जाएगा। और कंगुआ की अच्छी बात यह है कि उसका हिंदी डब सॉन्ग्स भी बहुत प्यारा है, जैसे आग अगणित आकाश अग्नि। और आने वाले समय में मैं बीटल जूस देखने जाऊंगा, उसका पहला पार्ट में पहले देख लूँ, फिर सेकंड पार्ट देखने जाऊंगा, तो वो भी अंग्रेजी मूवी आपको जल्दी पता चलेगी। रेस्ट यार, मेरे को ना बस सीरीज देखने का टाइम और मन नहीं करता, क्योंकि 8-8 घंटे की सीरीज होती है। और मैं ना थोड़ा आइसोलेट सा हो चुका हूँ, मेरे से ना मतलब मूवीज जो है थिएटर में ही देखी जाती है, छोटी स्क्रीन में अब मूवीज मेरे को ज़्यादा खास लगती नहीं है, तो इसी चक्कर में मैं मूवीज अब घर में अवॉइड ही करता हूँ देखना। यही है बनाना टॉक्स। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने किसी चीज़ से परेशान हो तो उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स, क्योंकि उसके साथ परेशान होते हैं, क्योंकि उसकी परेशानी में सारे काम रुक जाएंगे और आपका दिमाग हो जाएगा भ्रष्ट। इसलिए कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल में कुछ ना कुछ अच्छा रखेगा ही, अगर नहीं भी रखा होगा तो हानि भी आपको इतनी हानि नहीं पहुंचाएगी। चलो फिर इसी के साथ लेते हैं अलविदा।